इतनी बातें समझ में आ गई सबको? इतनी बातें समझने में किसी कोई दिक्कत? आप देखेंगे कि सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। ये जो बुद्ध काल है आपके बीपीएससी स्पेशल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है। सबसे ज्यादा ये जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है। तो यहां अपना दिमाग खोल के पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलने की संभावना रहेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग हर्यक वंश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हर्यक वंश क्या है मगध साम्राज्य में? अभी जो आपको बौद्ध धर्म बताया था उसमें लगभग बातें हो गई हैं। अभी हम आएंगे उस पर। थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ ले लो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आने वाला है। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात बताई थी कल। पहले एकदम शोर बंद करो। कल जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात बताई थी आपको, उसमें हम लोगों ने और कोई चर्चा नहीं किया था। हर्यक वंश की चर्चा नहीं किया था, शिशुनाग वंश की चर्चा नहीं किया था, है ना? थोड़ी सी चर्चा वो करेंगे क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का मामला क्या रहा। और ये आज इसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, आज इसका नोट्स भी मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। हर्यक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? यहां बिंबिसार को अगर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसका समय है 544 ईसा पूर्व से अगर हम देखें तो 492 ईसा पूर्व। अब इसके समय में क्या हुआ जो मगध के साथ, या मगध साम्राज्य की स्थिति कैसी रही है? सबसे पहले आप एक बात समझिए कि ये जो मगध साम्राज्य है इसके बारे में बहुत स्थान है जहां सूचना मिलती है। जैसे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आप देखें इसकी सूचना मिलती है मगध साम्राज्य की, अथर्ववेद में मिलती है। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है जो दीपवंश में मिलती है इसकी सूचना। इसके अलावा आप देखते हैं जो महावंश में भी सूचना मिलती है। इसके अलावा पुराणों में भी सूचना मिलती है। कल से ही कुछ लोग बहुत इसमें ये बता रहे थे कि जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा पीटी में उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन होना चाहिए। तो आज हम ये सोच रहे हैं एमसीक्यू भी कुछ आपको करवा दे पीछे के चैप्टर के। ठीक है, तो यहां आप इस बात को समझिए कि ये कौन है बिंबिसार। थोड़ी सी कहानी समझिए। जो बिंबिसार है अगर आप देखें तो ये बहुत ही अल्प आयु में मगध का शासक बना था। जब ये था 15 साल का उसी समय शासक बन गया था। ठीक है, क्या किया इसने? इसके समय में मगध साम्राज्य उत्कर्ष को प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य जो है उत्कर्ष को प्राप्त किया और इसने बहुत स्थितियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। लगभग 80,000 गांवों को एक साथ मिलाया और एक मगध साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। इसके यहां जो थे गांव थे उनके लिए एक शब्द आता है आपण। क्या शब्द आता है? आपण। तो मगध साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो 80,000 गांवों को इसने एक साथ मिलाने का जो प्रयास किया। क्या क्लियर इतनी बात? इसके अलावा और क्या किया? इसने अपनी राजधानी जो है वो बनाया जो गिरिव्रज को। क्या बनाया? जो गिरिव्रज को। यह राजधानी थी इसकी। हर्यक वंश के शासकों ने इसको अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर आप देखें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल दुर्ग भी बनवाया। एक विशाल दुर्ग बनवाया। धीरे धीरे अब स्थितियां आगे बढ़ने लगी। अब इसने एक बात समझा कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो अपने बहुत सारे वैवाहिक संबंधों की स्थापना करने वाला यह था। इसने यह कहा कि अगर एक तो तरीका यह है कि हम किसी के राज्य पर अधिकार कर लें,
एक तरीका यह है कि वहां के राज्य की राजकुमारी से हम विवाह कर लें। भाई एक तरीका तो यह भी है ना। तो बिंबिसार समझदार आदमी है, उसने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम विवाह ही कर लेते हैं। भाई मगध का है तो समझिए मगध का आदमी होशियार तो होगा ही नहीं, मगध के लोग होशियार होते ही हैं। तो यहां आप देखिए उसने फिर जो है वो विवाह करने का प्रयास किया। सबसे पहले फैजाबाद में शादी किया, कौशल प्रदेश। कहां शादी किया? कौशल प्रदेश, आज का जो पूर्वांचल है वहां पर शादी किया। कौशल प्रदेश की जो राजकुमारी थी उनका नाम था महाकोशला। क्या नाम था? बहुत बढ़िया, इसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो महाकोशला से विवाह किया। ये जो महाकोशला थी ये वहां के राजा, जो कौशल प्रदेश के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत, उनकी बहन थी। कौन थी? बहन थी। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि महाकोशला कौन थी? ठीक, एक बार बोल लीजिए, महाकोशला कौन है? बहुत बढ़िया। अब सुनिए आगे। ये बहुत ज्यादा टिप टॉप वाली थी, फैशन वाली थी। ठीक, इसके लिए इनके जो भाई ने एक स्थान दिया था कि आप अपना खर्चा अपने से निकालना। काशी का प्रदेश इनके लिए दे दिया गया था कि आप अपना जो श्रृंगार करेंगी उसके लिए। मतलब यहां का खर्चा जो था एक पूरा प्रदेश दे दिया गया जो महाकोशला को कि आप अपना खर्चा यहीं से निकालेंगे, काशी से। बाद में इसी को लेकर बड़ा विवाद हुआ, जो हर्यक वंश के शासक जो बिंबिसार के बाद। तो यहां समझिए काशी का प्रदेश मिल गया। किसको मिल गया? इसलिए मिल गया कि यहां इनकी पत्नी अपना खर्चा यहीं से निकालेंगे। तो एक तरह से समझिए दहेज दे दिया गया। क्या दिया गया? दहेज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चल के अगर आप देखें, इसी का पुत्र हुआ जो महाकोशला का अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बाद में अपने ही जो ननिहाल पर आक्रमण किया था। अभी समझिएगा, आगे कहानी बताऊंगा। अब अगला एक विवाह ये हो गया, अगले विवाह पे चलें। चलिए, अगला विवाह, इसने ये कहा कि एक विवाह अच्छा हो गया, इसमें अपना फायदा निकल के आया। फिर दूसरा शादी किया इसने वज्जी संघ के साथ। जो वज्जी संघ था उस समय का बड़ा शक्तिशाली संघ था, वज्जी संघ। वज्जी संघ की जो वहां के थे जो शासक थे उनका नाम था चेटक। चेटक या चेतक, ठीक है। इनकी पुत्री थी चेलना वेदेही। चेलना वेदेही। चेलना वेदेही से विवाह किया। अब ये कौन थी साहब? ये वर्धमान जो थे, जो महावीर स्वामी, उनके मामा की पुत्री थी। कौन थी? मामा की पुत्री थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंबिसार था वो महावीर स्वामी का जीजा था। कौन था बिंबिसार? अभी आप समझिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। ये है जो जीजा और जो महावीर स्वामी कौन है? अब यहां पर आप लोग हंसने की बात मत समझिए, समझिए कि मामला क्या है। मामला इस तरीके का है। इसीलिए आगे चल के महावीर स्वामी को राजघरानों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि ये खुद राजघराने के थे और इनके परिवार के लोग ही यहां पर अगर आप देखें तो इनकी बहन खुद जो शासिका थी या यहां के जो मुख्य शासक की जो पत्नी है ना, तो यहां इस बात को आप समझिए। इसके अलावा एक और शादी किया बिंबिसार ने, मद्रकुल मतलब पंजाब। एक शादी किए, कहे कि अब हमको थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है तो पंजाब में शादी हो जाए। आज लोग कहते हैं नहीं, इधर की शादी इधर ही होगी। आज देखिए मगध के शासकों की शादी कहां कहां हो रही है। तो पंजाब में शादी किया और जो वहां की जो राजकुमारी थी उनका नाम था क्षेमा।
क्या नाम था? ये 3 विवाह आपके सामने जो महत्वपूर्ण है। क्या क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या हुआ? महावीर स्वामी हो गए संत, और महावीर स्वामी जब हो गए संत तो 6 वर्ष तक वो मगध में घूमते रहे। 6 वर्ष तक वो मगध में जो घूमते रहे, और जब इनको स्थिति प्राप्त हुई तो इन्होंने सबसे पहले अपने नवीन जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार यहीं से शुरू किया। जो नवीन जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू किया। इसलिए भी कर पाए होंगे क्योंकि इन्हीं के परिवार के लोग यहां पे हैं, तो इनको हर जगह सहयोग भी मिला। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर बहुत ज्यादा इनको सहयोग मिला, और महावीर स्वामी ने राजगृह में बहुत सारे चतुर्मासा किए। क्या किए राजगृह में? चतुर्मासा क्या होता है भाई? 4 ऐसे महीने जिस समय होती है बारिश, उस समय कोई भी साधु संत एक जगह रुकता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो महावीर स्वामी रुके थे राजगृह में, और यहां पर वो रुक के अपने जो चिंतन मनन, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने का काम करते थे। क्या इतनी बात क्लियर सबको? इसका मतलब क्या है कि जो बिंबिसार है वो आरंभिक समय में इन्हीं का शिष्य रहा होगा। जो बिंबिसार कैसा रहा होगा? आरंभिक समय में जैन धर्म को मानता रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, ये भी अब इसी के समय में एक और खलीफा आ गए, बुद्ध। अब उनका और ज्यादा अपना मंडल है, आभा मंडल। अब उनको छोड़, ये तो उनके परिवार के हैं, महावीर स्वामी तो उनके अपने ही परिवार के हैं, लेकिन बुद्ध उनके परिवार के नहीं हैं। लेकिन अब एक कहानी यही सुनो। जब बुद्ध जा रहे थे अपने रास्ते में, जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जब वो जंगल में अंदर घुसे तो एक व्यक्ति मिला जो शिकारी था। वो शिकार करता था साधुओं का वस्त्र पहन के। साधुओं का वस्त्र पहन के बहुत आराम से शिकार करता था। सारे जानवर आराम से एक जगह खड़े हो जाते थे, वो आराम से शिकार करता था। तो बुद्ध ने देखा ये क्या चक्कर है, तो बुद्ध ने उसको बुलाया, कहा इधर आओ भैया, तुम तो अच्छे साधु दिखाई दे रहे हो, तुम क्यों शिकार कर रहे हो? तो उसने बताया कि ऐसा है कि जब मैं ये वाला कपड़ा पहन लेता हूं तो ये जानवर भागते नहीं है, ये जानते हैं कि इस कपड़े का आदमी हमको मारेगा नहीं, तो शिकार करने में बड़ी आसानी होती। बुद्ध को बड़ी जो ग्लानि हुई, उन्होंने कहा यार तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? तुम हमारे वस्त्र ले लो, सोने के वस्त्र हैं हमारे पूरे। अपना वस्त्र दे दिया, सोने का राजकीय पोशाक, और उसका वस्त्र ले लिया। और बुद्ध अंदर प्रवेश हुए। अंदर प्रवेश हुए तो बुद्ध की जैसे जैसे बुद्ध अंदर जाते गए, हर व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति को सूचना पहुंच गई। तो बिंबिसार को भी सूचना पहुंची कि ये कोई राजा का लड़का निकला हुआ है, उसको कुछ ईश्वर की जानकारी चाहिए। तो यहां पर बिंबिसार पहले ही जो महावीर स्वामी से मिल चुका था, आध्यात्मिक व्यक्ति था अंदर से, तो कहा कि मैं भी जाऊंगा मिलने। वो पहुंचा मिलने इनसे। जब मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि ऐसा है कि आपने अपना जो राजपाट छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्षत्रिय हैं, इसी जंगल में अभी राज्य में आपके लिए स्थापित कर देता हूं, बिंबिसार नाम है मेरा। बुद्ध ने कहा कि ये भी अकड़ने लगा आके, हम राज तो फिर बुद्ध ने यहां स्पष्ट किया कि ऐसा है महाराज, मैं किसी राग द्वेष के कारण अपना राज्य छोड़ के नहीं आया हूं, न मुझे कोई राज्य चाहिए, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, मृत्यु का कारण क्या है? तो बिंबिसार ने कहा कि अगर आपको यह कारण, इसकी जानकारी हो जाए तो आप मुझे जरूर बताना। तो बुद्ध को जब इसकी जानकारी हुई तो बुद्ध खुद बिंबिसार के पास गए और वहां जाकर बिंबिसार को अपनी पूरी जानकारी बताई। इसीलिए बाद में बिंबिसार लाखों लोगों के साथ जाकर बुद्ध का अनुयायी बन गया। क्या बात समझ में आई? यह कहानी थी, मतलब रास्ते में ही बिंबिसार मिल गया था और बिंबिसार ने कहा आप तो क्षत्रिय, आपको राज्य करना चाहिए, आप इस चक्कर में कहां पड़ गए?
तब बुद्ध ने समझाया कि हम इन चक्कर में अपने से पड़े हैं और किसी के चक्कर से नहीं पड़े, इसलिए हमको ये रास्ता चाहिए। तो बिंबिसार बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है हर्यक वंश का। दो दो खलीफाओं से मिलता है, एक तो महावीर स्वामी और दूसरा बुद्ध। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि कौन सा ऐसा मगध का शासक था जो महावीर स्वामी और जो बुद्ध के समय में था, क्या क्लियर है? चलिए आगे देखिए आगे क्या हुआ। इसमें आगे चल के आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में आपको समझ में आया कि जो बिंबिसार है वो जैन धर्म को मान रहा है, और जब इसने इस धर्म को स्वीकार किया होगा तो आप सोचो इसके अंदर हृदय में कुछ बदलाव हुए होंगे। इसने हिंसा को बंद करने का प्रयास किया, अपने राज्य में हिंसा को बंद करने की बात करता है। इसके अलावा कहता है कि अब मैं जानवरों की कोई बलि नहीं दूंगा, जानवरों की हत्या को रोकने की बात करता है, और अहिंसा नीति को बढ़ाने की बात करता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव करता है, कहता है कि मेरा जो भी विधान होगा मैं बहुत अच्छे तरीके से जो नियंत्रित विधान को लेकर चलूंगा। मतलब अच्छा शासन देने की बात है, अच्छे शासन को देने की बात करता है। इसके अलावा यह भी कहता है कि जो हमारे राज्य के किसान होंगे, जो शिल्पी होंगे, जो व्यापारी होंगे, उनको राज्य से सहायता भी दी जाएगी। राज्य से सहायता, इसका मतलब यह है कि बड़ा असर है बिंबिसार के ऊपर कि आम जनता के कल्याण के लिए भी काम करना है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों की सूचना मिलती है जो बिंबिसार के समय में, जैसे महापात्र, एक अधिकारी मिलता है महापात्र, एक अधिकारी मिलेगा महापात्र की सूचना मिलती है। इसके अलावा जो एक अधिकारी मिलेगा सेनापति, एक अधिकारी मिलेगा व्यवहारिक। जो व्यवहारिक कौन है? ये न्यायाधीश है। बहुत सारे अधिकारियों की सूचना यहां पर आपको मिलती है। इसके अलावा ऐसा शासक है बिंबिसार जिसने सबसे पहले स्थायी सेना को स्थापित किया। सबसे पहले मगध साम्राज्य में स्थायी सेना का निर्माण करने वाला यही शासक है। एक स्थायी सेना का मतलब एक ऐसी सेना जो हमेशा बनी रहेगी, स्थायी सेना का निर्माण करता है। इसीलिए इसका एक नाम है श्रेणीय। क्या नाम है इसका? श्रेणीय। इसका एक नाम रखा गया श्रेणी। इतनी बात समझ में आई? एक बार रिवीजन करो। क्या क्या है यहां पे? अपनी राजधानी कहां बनाता है? तो महावीर स्वामी कौन है इसके? कौन है? कोई कह रहा है जीजा, अभी किसी ने बोला। कंफ्यूज मत होना। और बताओ और क्या इसमें है? जो राज्य से सहायता देता है। क्यों राज्य से सहायता देता है ना? किसको किसको देता है सहायता? अधिकारियों का नाम देखो। आगे बढ़िए। क्या महावीर स्वामी और नहीं, एक जगह नहीं मिले, अलग अलग समय है ना। जो महावीर स्वामी के बाद है गौतम बुद्ध का समय, लेकिन गौतम बुद्ध का नाम उनसे ज्यादा बड़ा है क्योंकि महावीर स्वामी की विचारधारा भारत के अंदर ही रह गई और गौतम बुद्ध की विचारधारा पूरे विश्व में फैल गई। हैं तो बाद के, लेकिन उनसे ज्यादा जो बड़े स्तर पे ये पहुंचे। इसके अलावा अगर आप देखें कि यहां हाथियों का प्रयोग भी जो बिंबिसार बड़े पैमाने पर करता है। क्या करता है? हाथियों का प्रयोग। हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। हाथियों का प्रयोग, यदि निर्वाण को मृत्यु या मोक्ष कहते हैं तो सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कैसे कहा जाएगा सर? यदि निर्वाण को मृत्यु, तो सर्वोच्च ज्ञान मतलब क्या है? आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। और क्या है? आत्मा की मुक्ति की अवस्था तो है निर्वाण। हम सभी एक बंधन में हैं, उस बंधन से मुक्त होने की अवस्था ही निर्वाण की अवस्था है। उसमें भी कुछ लोग ऐसे निर्वाण को प्राप्त करते हैं जहां एक भी इच्छा नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसा निर्वाण प्राप्त करते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊंगा तो ये बदल दूंगा।
अलग अलग निर्वाण की श्रेणियां भी है, और जो कंप्लीट निर्वाण का मतलब है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यह है असली निर्वाण। मतलब आपको एक भी चीज की आवश्यकता नहीं, आप सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं करना है। क्या? जो महापात्र ऐसे लोग होते थे कि जो कर्मकांड की व्यवस्था में जब कहीं किसी की मृत्यु होती थी तो वहां पहुंचते थे। छोड़ दो, अभी उसकी बात मत करो महापात्र की, आगे बढ़िए। इतनी बात समझ गए? इसको लिखना चाहते हो? चलो कुछ पॉइंट में लिख दो इसको। इसमें लिखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, इसमें हेडिंग डालिए बिंबिसार, हेडिंग डालिए बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बीच में उसको छोड़ा है। इसको आपको एक बार थोड़ा बताना है, फिर आएंगे उधर। तो बिंबिसार पे थोड़ा लिखिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का शासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का शासक था। इन गांवों के लिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का शासक था। इन गांवों के लिए आपण शब्द मिलता है। इन गांवों के लिए आपण शब्द मिलता है। आपण, ये लिखा हुआ है, इन गांवों के लिए आपण शब्द मिलता है। आपण, इन गांवों के लिए आपण शब्द मिलता है। अगला पॉइंट बनाइए। इसने अपनी राजधानी, अगला पॉइंट, इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाई। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाई। बाद में राजगृह स्थापित कर दिया। बाद में राजगृह स्थापित कर दिया। बाद में इसने अपनी राजधानी जो गिरिव्रज को बनाई, बाद में राजगृह में स्थानांतरित कर दिया। राजगृह में एक ही है, एक ही अगल बगल, ठीक है, लिख दो, जो राजगृह में स्थानांतरित कर दिया। छोड़ दो, इसी पे लिख के छोड़ो, आगे जल्दी बढ़ो। राजगृह में स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित, ट्रांसफर कर दिया। अगला पॉइंट, इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था। इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया था। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए कौशल प्रदेश के राजा, उदाहरण के लिए कौशल प्रदेश के राजा, कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत से, उदाहरण के लिए कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत की बहन, कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया था। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया था, महाकोसला से विवाह किया था। इस विवाह के बाद, इस विवाह के बाद बिंबिसार को, इस विवाह के बाद बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का प्रांत मिला था। दहेज के रूप में काशी का प्रांत मिला था। जिसकी उस समय आमदनी 1 लाख थी, जिसकी उस समय आमदनी 1 लाख थी। जिसकी उस समय आमदनी 1 लाख थी। तो बहुत बढ़िया। और 1 लाख रुपए इसलिए था कि खर्चा करेंगे महाकोसला अपने ऊपर। ठीक है, अच्छा है। अरे मेकअप के लिए 1 लाख तो कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है कि जो बंबई दहेज में दे दिया गया था, वही पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई थी ब्रिटेन के जो राजकुमार के साथ, जो राजा के साथ। और ये सब होता रहा है, कुछ हिस्से मिलते रहे, कोई समस्या नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। महाकोशला का ही पुत्र अजातशत्रु था। महाकोशला का ही पुत्र अजातशत्रु था। महाकोशला का पुत्र ही अजातशत्रु था। महाकोशला का पुत्र ही अजातशत्रु था। अगला पॉइंट, महाकोशला का पुत्र अजातशत्रु था। अगला पॉइंट, इसके पश्चात बिंबिसार ने, इसके पश्चात बिंबिसार ने वज्जी संघ, इसके पश्चात बिंबिसार ने वज्जी संघ के राजा, वज्जी संघ के राजा चेटक, वज्जी संघ के राजा चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेल्लना वैदेही से शादी किया। चेल्लना वैदेही, चेल्लना वैदेही से विवाह किया। चेल्लना वैदेही से विवाह किया, जो वर्धमान महावीर स्वामी की, जो वर्धमान महावीर स्वामी के मामा की पुत्री थी। जो वर्धमान महावीर स्वामी के मामा की पुत्री थी, मतलब उनकी ममेरी बहन थी, मामा की पुत्री थी। अगला पॉइंट, इसके पश्चात तीसरा विवाह मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। इसके पश्चात तीसरा विवाह मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। यह मध्य पंजाब में राज्य था। इसके पश्चात तीसरा विवाह मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट बनाएंगे कि बिंबिसार आरंभ में जैन धर्म को मानता था। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। इसीलिए उसने अपने राज्य में, इसीलिए उसने अपने राज्य में जीव हत्या, इसीलिए उसने अपने राज्य में जीव हत्या, बलि प्रथा, जीव हत्या, बलि प्रथा पर राजकीय रोक लगा दी थी। राजकीय रोक मतलब राज्य से ही मना है, हत्या नहीं हो सकती जीव की, राजकीय रोक लगा दी थी। अगला पॉइंट, इसके राज्य में, अगला पॉइंट, इसके राज्य में अच्छी पुलिस व्यवस्था, इसके राज्य में अच्छी पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, इसके राज्य में अच्छी पुलिस व्यवस्था। अब आज की पुलिस से मत जोड़ लेना, अच्छी पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली और एक अच्छा दंड विधान, अच्छा दंड विधान हमें दिखाई देता है। अच्छा दंड विधान हमें दिखाई देता है। इसके बारे में, अगला पॉइंट, इसके बारे में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग भी लिखता है। इसके बारे में इसके बारे में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग भी लिखता है। इसके बारे में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग भी लिखता है। अगला पॉइंट, इसके राज्य में, इसके राज्य में कई स्थानों के राजदूत भी रहते थे। इसके राज्य में कई स्थानों के राजदूत भी रहते थे। इसके राज्य में कई स्थानों के राजदूत भी रहते थे। अब इस बात को जोड़िए आज के समय में। आज आप देखते हैं कि हर देश के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो आपके यहां रहते हैं दिल्ली में, है ना? और वो इसलिए रहते हैं कि अपने देश के हर मामले को भारत में जो सुरक्षित रखा जाए। उसी तरह से भारत का भी हर जगह एक अपना दूतावास है और कुछ ऐसा ही मामला वहां पर आपको बिंबिसार के यहां भी दिख रहा है। उसके राज्य में अलग अलग लोग रह रहे हैं और अलग अलग लोग रह रहे हैं। इसका मतलब कि उस समय का मगध साम्राज्य अपने शासन व्यवस्था में काफी बेहतर स्थिति को प्राप्त किया हुआ था। मतलब राज्य की अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अगर आप देखें इसके अलावा और क्या, अगला पॉइंट बनाइए। यह पहला ऐसा शासक था, अगला पॉइंट, यह पहला ऐसा शासक था, यह पहला ऐसा शासक था। अब एक भी प्रश्न आपका निकलेगा नहीं यहां से। मतलब आप जब एग्जाम देने बैठेंगे, अगर आपने अपना नोट्स अच्छे से पढ़ लिया तो आप एंशिएंट इंडिया से जो भी प्रश्न आएगा सारे प्रश्न बना लेंगे। ठीक है? यह पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया था। यह पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया था। स्थायी सेना, स्थायी सेना का निर्माण किया था। इसीलिए इसे श्रेणीय भी कहा जाता है। इसीलिए इसे श्रेणीय भी कहा जाता है। जिसके बाद स्थायी सेना हो उसके लिए एक शब्द आया है श्रेणीय। अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि जो मगध साम्राज्य में
श्रेणी ये किसके लिए शब्द आता है? तो बिंबिसार के लिए। ठीक है, और क्या है? अगला पॉइंट लिखिए। पहली बार युद्ध के दौरान इसने हाथियों का प्रयोग किया था। पहली बार युद्ध के दौरान इसने हाथियों का प्रयोग किया था। अब एक प्रश्न और आ गया कि हाथियों का पहला प्रयोग, पहली बार युद्ध के दौरान हाथियों का जो पहला प्रयोग हुआ था तो बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। और अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार के समय में 16 महाजनपदों का संघर्ष प्रारंभ हो गया था और मगध साम्राज्य उठने का प्रयास कर रहा था। अगर आप इस समय समझे तो मैंने आपको महाजनपदों के बारे में सूचना कुछ दिया था कि उस समय कई महाजनपद आपको दिखाई देते हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, बहुत सारे हैं। अब इसमें ये इतने सारे महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। उसके पीछे का कारण यह है कि यहां मजबूत शासकों की एक श्रृंखला मिल गई। जहां पर भी योग्य लोग मिलेंगे वही राज्य बढ़ेगा। कहते हैं कि पूत कपूत तो काधन संचय। अगर पुत्र या पुत्री जो सुपुत्री हैं तो फिर आपको जो धन रखने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं अच्छे हैं तो चाहे जितना पैसा आप उनके लिए रख दीजिए वो आग लगा देंगे। पैसे में नहीं लगा देंगे, तुरंत आग लगा देंगे। इतना पैसा, अभी ये सामान खरीद लेते हैं। यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष इसीलिए हो पाया कि वहां एक से एक अच्छे शासक मिले। अगर आप देखें अशोक के बाद जो क्यों मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया, क्योंकि उसके बाद के शासकों में इतनी शक्ति नहीं है उतने बड़े एम्पायर को लेकर आगे बढ़ने की, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो भी राज्य बने हैं, जहां भी मजबूत शासक नहीं रहे वो राज्य नहीं चल पाए। आप ये सोचिए कि कभी ये नहीं लग रहा था कि मुगलों की सत्ता जाएगी। औरंगजेब को अपने समय में उसको यह माना जाता था कि उसके सामने तो कोई भी खड़ा नहीं होता था, उसको जिंदा पीर कहते थे। वो इतना खतरनाक था, उसने कहा कि अंग्रेजों की पूरी जो कंपनियां भारत में जब्त कर लो। अंग्रेज उसके सामने आ गए, घुटने पर बैठ गए कि हुजूर माफ करो। औरंगजेब कितनी शक्ति थी। अपने समय में औरंगजेब ने कहा कि हर जगह जो भी हैं वो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अंग्रेजों को उसके बाद ही अपना विस्तार करना रहा। जब तक औरंगजेब जीवित रहा भारत में तब तक मुगलों की सत्ता नहीं गई। लेकिन अब हमेशा ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं है ना। उत्तरवर्ती मुगल आ गए, मोहम्मद शाह रंगीला लगा गाने दरबार में, वो दरबार में ही गाने लगा। जो मदिरा पी रहा है उसको डांस देखना, इंद्र का सिंहासन खाली हो गया था वहीं आ गया था। फिर इसके अलावा जो जहादार सा, वो लंपट मूर्ख आ जाता था उल्टा पलटा वो अपने तरीके से। आप सोचिए मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ ईरान से। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तुम मेरी गद्दी ले लो, मैं नहीं लड़ूंगा। तख्ते ताउस लेके चला गया नादिर शाह, अपनी गद्दी छोड़ दिया, लेकिन यह कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मोहम्मद शाह के समय में जो आए, जो मराठा सरदार, वो आके यहां पर कई दिन तक घूमते रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि ये वही मुगल है जहां अकबर था, और ये आखिरी समय में ऐसी इनकी हालत हो गई। आज देखिए इनके वंशजों का नहीं है पता कि ये कहां गए। कुछ लोग कहते हैं कि अब इस समय जो कलकत्ता में ये लोग हैं इनके वंशज। आपके परिवार में, आपके यहां कोई योग्य व्यक्ति जब तक नहीं होगा तब तक कुछ कोई आगे नहीं बढ़ता है। योग्यता हर घर में नहीं आती है, योग्यता को आपको अंदर से पैदा करना पड़ता है। योग्यता कोई विरासत में नहीं मिलेगी आपको कि आप योग्य हैं। आपने सुना होगा कि पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता और विद्वान का लड़का विद्वान भी नहीं होता। विद्वता पैदा करनी पड़ती है, यह विरुद्ध है। यह आप हासिल करेंगे तब आप होंगे विद्वान। आप सोचे नहीं ऐसे ही चलेगा सब,
ये लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, तो आ ही जाएगा। नहीं, आपको भी अपने भी अध्ययन करना पड़ेगा। बिना आपको अपना ज्ञान अर्जित किए आगे नहीं बढ़ सकते आप। ठीक है, और क्या आपको यहां पे दिखाई देता? इसके अलावा आप एक बात समझेंगे कि यहां पर जो महान लोग आए, जो तीर्थंकर आए, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, उसके वजह से मगध साम्राज्य का बड़ा महत्व बढ़ गया। हर जगह लोग जानने लगे मगध को। कोई ऐसा भारत में नहीं था कि जो मगध को न जानता हो, और बहुत अच्छी स्थितियां थी। आज देखिए लोग बिहार का नाम कहे, भैया बिहार, उस समय जो बिहार का मतलब था महावीर, उस समय बिहार का मतलब था बुद्ध, उस समय बिहार का मतलब था बिंबिसार। लोग विवाह करने के लिए परेशान हैं। आज देखिए अशोक। उस समय का माहौल कुछ अलग था। आज क्या है, हमने अपने से अपने को खराब कर दिया। उस समय को फिर से वापस ला सकते हैं अगर आप अच्छा करके दिखाएं। अगर कोई आपसे कहे कि जो बिहार के बारे में इतिहास नहीं पढ़ा इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, सबसे अच्छा जो स्वर्णिम इतिहास है वो बिहार का ही है। ये बात समझ लीजिए आप। बहुत शानदार इतिहास है यहां का। अब एक बात समझिएगा कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे इसमें समझिए, कि जो सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति इसी के समय हुए, बिंबिसार के समय में, वो निरंजना नदी के तट पर बैठते हैं जो बोध गया के पास। वहां उनको ज्ञान मिलता है 528 ईसा पूर्व में। कब मिलता है? 528 ईसा पूर्व में। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बात रहती है, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। 528 ईसा पूर्व में जो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को मिलता है निर्वाण या ज्ञान मिलता है, और उसके बाद वो कहलाते हैं बुद्ध। क्या कहलाते हैं? और यही सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। जब वो वहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये मगध की भूमि जो बोध गया है, यहीं से बुद्ध को ज्ञान उतरा। आप सोचिए कि ये ऐसी भूमि है जहां पर जो महावीर को ज्ञान उतरा, ये ऐसी भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान उतरा, ये ऐसी भूमि है जहां पर पार्श्वनाथ को ज्ञान उतरा, ये ऐसी भूमि है जहां पर कम से कम इतने संत हुए, सबको ज्ञान यहीं हुआ। और आप हम यहां बैठे तो हमको क्या ज्ञान नहीं होगा? होगा। अगर आप मन से शिद्दत से पढ़ेंगे तो जरूर आपको जानकारी होगी। यह भूमि बड़ी अच्छी है, उर्वर भूमि है ना, यहां पे फसल बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो जरूर आपको भी जानकारी, अच्छा ज्ञान जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब इनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो वो चले गए बनारस, सारनाथ, जो उस समय आपको ऋषिपत्नम कहलाता था। क्या कहलाता था? तो ऋषिपत्नम पहुंचते हैं और वहीं पर पहला ज्ञान देते हैं, है ना। अपनी जो भी जानकारी उनको मिलती है, उस जानकारी को वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया। इसीलिए इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन यहीं से चलना शुरू होता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन जब यहां से चलना शुरू होता है तो आप इस बात को समझिएगा कि धीरे धीरे बुद्ध का जो अपना सिद्धांत, अभी मैंने आपको बताया था 4 आर्य सत्य, आपको बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, वो पूरी फिलॉसफी अब बुद्ध यहां से देना शुरू करते। इंटरलिंक हो गया कि नहीं? अभी जो बताया था इंटरलिंक कर गया। इसी तरीके से आपको समझना, ये अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य मगध भूमि में बड़ा इसको लोगों ने पसंद किया। जिस बात को लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे तो उसके बाद वो व्यक्ति लोकप्रिय हो जाएगा। जो बुद्ध को कर्मकांडी लोग, जो बहुत ज्यादा विद्वान लोग थे, वो नहीं पसंद करते थे, जन सामान्य पसंद करता था। इसलिए बुद्ध को इतनी लोकप्रियता मिली। अगर किसी व्यक्ति को कोई जो बुद्धिजीवी ना पसंद करे तो कोई समस्या नहीं, आम जनता पसंद करने लगती है तो लोगों में खलबली मच जाती कि भैया ये कौन खलीफा है। नहीं, यहां समझना पड़ेगा कि बुद्ध को मगध की धरती ने बड़ा स्वीकार किया, क्योंकि उनके धर्म में सरलता थी, आसान था धर्म। और उसके बाद एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई, दार्शनिक क्रांति उत्पन्न हुई, और लोगों की एक नई दृष्टि मिली। जो दर्शन का मतलब क्या होता है? जो दर्शन का मतलब हिस्ट्री कोई बता रहा नहीं, जो किसी चीज को विशेष तरीके से देखने का दृष्टिकोण, विशेष तरीके से देखना, इसको कहते हैं दर्शन।
तो बुद्ध ने एक नया तरीका दिया लोगों को कि यह भी तरीका हो सकता है धर्म का। यह तरीका हम देखें, इसमें अगर आप देखते हैं कि मौलिक सरलता आपको दिखाई देती है, मतलब बहुत इनके धर्म में आसानी है, लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये विचार लोगों तक आए तो पूरे मगध क्षेत्र में धीरे धीरे इनकी विचारधारा फैलने लगी। और जब विचारधारा फैलेगी तो धार्मिक क्रांति होगी। क्या होगा? धार्मिक क्रांति होगी। इसके बाद और क्या होगा? और अब धीरे धीरे ये रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग स्थान पे पहुंचेंगे, और अलग अलग स्थान पे पहुंचने के बाद ही इनकी विचारधाराओं को लोग मानेंगे। के समय में तुम देखो, अशोक जब आता है तो अशोक को इस बात की जानकारी है कि हमें युद्ध करना है। उसका नाम क्या है? चंडाशोक। क्या नाम है? केवल हथियार की बात वो जानता है। जब वो आता है, जब राजगद्दी पर जब बिंदुसार को हटाया जाता है और उसके बाद वो आता है गद्दी पर, तो उसको नहीं पसंद करता बिंदुसार, गद्दी पे नहीं बिठाना चाहता, लेकिन उसके बाद भी गद्दी पर आता है। और जब आता है तो उसने एक अभियान किया। कौन सा अभियान? कलिंग का अभियान 261 ईसा पूर्व में। उस अभियान के तहत अशोक के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हत्या की गई। हत्या करने के बाद उसको एक बात समझ में आई, 1 लाख लोगों को उसने मार दिया, 1.5 लाख लोगों को उसने अपने साथ जो बंदी बना के लाया। बहुत सारे लोगों को अपार हत्या जब किया तो हत्या करने के बाद एक बौद्ध भिक्षु उसको वहां मिला, जिसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त ने कहा कि अब क्या करोगे भैया, इतनी हत्या कर लिया, अब क्या? अशोक को समझ में आया कि यार हो तो गया गलत अब अपने से। और वहीं से अशोक ने कहा कि आज से मैं भेरी घोष को छोड़ता हूं, धम्म घोष की शरण में जाता हूं। भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष की शरण में गया। अब यही धम्म घोष जो है वो भगवान बुद्ध की ही फिलॉसफी है। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। एक पॉइंट लिखिए यहां पे, अगला पॉइंट, इसमें लिखिए कि बिंबिसार के शासन काल में ही, अगला पॉइंट बनाइए कि बिंबिसार के शासन काल में, बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य का विस्तार, बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया। मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण, मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया। उसका प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण बिहार में हो गया। उसका प्रभाव क्षेत्र कौशल प्रदेश, अवंती प्रदेश, उसका प्रभाव क्षेत्र कौशल प्रदेश, अवंती प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य मतलब जहां की राजकुमारी थी, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि तक बढ़ गया था, आदि तक बढ़ गया था, मध्य प्रदेश आदि तक बढ़ गया था। अगला पॉइंट, आदि तक बढ़ गया था। और भी कई रास्ते, अवंती भी था, इसमें गांधार भी था, कंबोज भी था, पंचाल भी था, मत्स्य भी था, बहुत सारे राज्य थे, तब विस्तार हो गया था। अगला पॉइंट, इसके शासनकाल में, जो बिंबिसार की बात हो रही है, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में सिद्धार्थ ने, इसके शासनकाल में सिद्धार्थ ने बोध गया के निरंजना नदी के किनारे, इसके शासनकाल में सिद्धार्थ ने बोध गया के निरंजना नदी के किनारे संबोधि को प्राप्त किया था।
संबोधि को प्राप्त किया था? जो संबोधि को प्राप्त किया था, तो संबोधि मतलब ज्ञान या निर्वाण, संबोधि को प्राप्त किया था 528 ईसा पूर्व। 528 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोध गया से चलकर, जब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोध गया से चलकर सारनाथ पहुंचे। बोध गया से चलकर सारनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां बौद्ध संघ की स्थापना किया। उन्होंने वहां बौद्ध संघ की स्थापना किया। इसी स्थान से बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया। इसी स्थान से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया। इन विचारों के कारण मगध क्षेत्र में धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई। इन विचारों के कारण मगध क्षेत्र में धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई। धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे एक बात समझिए, अब क्या हुआ इसकी आगे कहानी। यहां लोग कहते हैं सर खूब फैक्ट बताइए, खूब फैक्ट बताइए। अभी थोड़ा सा फैक्ट बताया है, हमारा ये तरीका नहीं है फैक्ट बताने का। हम बहुत हल्का फैक्ट रखते हैं इतिहास में, लेकिन आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा फैक्ट हमने जो सामने रखा है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी समझना चाहिए। हमारा जो तरीका है वही वाला तरीका है जिसके पहले आपने देखा था, हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशल एग्जाम आपका है आपका, इसलिए हमने इस बात को भी रखा। एक बात समझिएगा कि जो बुद्ध का दर्शन था उसमें अपील बहुत ज्यादा थी, अपील बहुत ज्यादा थी, इसलिए आम जनता ने उसको स्वीकार किया और अपने हृदय में उनको स्थान दिया। अब एक बात समझिए कि इसी समय जो बिंबिसार के समय में ही वैशाली की एक नगर वधु थी आम्रपाली। वैशाली की आम्रपाली, आम्रपाली की कहानी क्या है? आम्रपाली की कहानी, अब देखिए आम्रपाली की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप एक व्यक्ति के विचार को समझेंगे कि बुद्ध का विचार क्या रहा है। आम्रपाली ने कहा कि हमें बुद्ध से मिलना है, ठीक? तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि ऐसा है आम्रपाली, तुम्हारा पेशा ठीक नहीं है, तुम नहीं मिल सकती बुद्ध से। अरे सुन लो भाई, जो पेशा का मतलब क्या है यहां पे कि उसका काम अच्छा नहीं है, वो नृत्य करती है, वो राजाओं के लिए। देखिए यहां पर समझना पड़ेगा, अगर कोई व्यवस्था बनी है तो उसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। अब इस बात को आपने तो आवाज इस जगह ये रखा कि नहीं ये हो गया। आम्रपाली को लेकर यही विचार बौद्ध भिक्षुओं में भी था। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि आप आम्रपाली के पास जाएंगे अपवित्र हो जाएंगे, आप इतने पवित्र पुरुष हैं, आप आम्रपाली के पास नहीं जाना चाहिए।
अब आम्रपाली ने वहां अपने घर में अनशन कर दिया, वो बुद्ध को केवल याद कर रही है और रो रही है। अब देखिए मामला, अब बुद्ध को याद कर रही है, रो रही है। अब बुद्ध जब आ रहे हैं जब वैशाली के पास, तो और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। अब बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से कि अब तुम लोग पीछे हटो, हम आम्रपाली के यहां जाएंगे। अब बुद्ध पहुंचे आम्रपाली के घर। कहां पहुंचे? जो भी ऐसे लोग हैं जो समाज में वंचित हैं, पतित हैं और जिनका समाज में स्थान नहीं है, उसको बुद्ध ने अपने पास बिठा लिया है। ये है बुद्ध। इस बात को समझिए कि बुद्ध में वो क्षमता है कि अगर कोई वंचित व्यक्ति है तो उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जो समाज में अस्वीकार है उसको बुद्ध ने अपने साथ जोड़ लिया, और यहीं से आम्रपाली ने हर काम बंद कर दिया। वो बुद्ध की शिष्या हो गई और बौद्ध भिक्षुणी हो गई। अब अगली कहानी सुनो। आम्रपाली यहीं से बौद्ध भिक्षुणी हो गई और वो बुद्ध की फिलॉसफी पे चलने लगे। बुद्ध चाहे जहां गए हैं वहां व्यक्ति का हृदय बदल गया है। जब भी बुद्ध को कोई मनाने आता था, चाहे वो सुधोधन के यहां से भेजा जाता था, वो उनका शिष्य हो जाता था। जो आया बुद्ध को मनाने सब शिष्य हो गए। पता नहीं क्या बुद्ध के पास था। उनका पुत्र है उनसे मिलने के लिए कि आप मेरे जो पापा हैं आपके साथ मैं रहना चाहता हूं। कहे ठीक है, बौद्ध भिक्षु बन जाओ। तो राहुल भी बौद्ध भिक्षु बन गया बाद में। अद्भुत व्यक्ति हैं बुद्ध, महामानव हैं। इसलिए नहीं महामानव, उन्होंने हर व्यक्ति के कल्याण की बात सोची। आम्रपाली के यहां लोग नहीं जाने दे रहे थे, हर तरफ से मना कर दिया। आम्रपाली ने अपने पूरे जो जीवन भर की सारी इनकम जो बुद्ध के सामने रख दिया और एक आम्र वाटिका खरीद कर बुद्ध को दान दिया। क्या किया? एक महिला आम्र वाटिका खरीद को बुद्ध को अपने पूरे जीवन की संपत्ति दान करती है और बाद में बहुत भिक्षुणी हो जाती। ये बुद्ध हैं। ये बुद्ध का देश है बिहार। यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा, जब यहां लोग देने पर आते हैं सब कुछ दे देते हैं। तो आम्रपाली ने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में भक्ति का दान लिया। तो यहां इस बात को समझिए, ठीक है। और क्या हुआ इसके अलावा? जो बिंबिसार और क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा हां, आम्रपाली पे हो गई बात ना। क्या जानना चाहती है? कौन करते हैं? नहीं, बिंबिसार इससे शादी नहीं करता। ये नगर वधु है। आम्रपाली के अलावा एक और नगर वधु है जिसका नाम है जो शीलवती। बहुत सारी नगर वधु है लेकिन आम्रपाली का नाम बहुत ज्यादा आता है और इसकी सूचना नहीं मिलती कि ये विवाह करता है। अब हो सकता है बहुत सारी जगह लिखा हो, लेकिन यहां यह समझिए कि आम्रपाली का समर्पण है बुद्ध के प्रति, इसीलिए बुद्ध वहां पर पहुंचते हैं। अगली बात सुनो कि बिंबिसार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके यहां एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, इसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक। और इसको जो है, ये जो डॉक्टर है जीवक, इसको भेजता है जो बिंबिसार बुद्ध के पास। ये कौन है? जीवक वैद्य है। और ये कहा बिंबिसार ने कि ऐसा है जीवक, तुम हमेशा रहोगे बुद्ध के साथ, हमेशा तुम बुद्ध के साथ रहोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे। और वो आखिरी समय तक बुद्ध के साथ रहा जब तक बुद्ध को महापरिनिर्वाण नहीं मिल गया। तो बिंबिसार को हल्के मत लेना। बिंबिसार है तो राजा लेकिन अंदर से आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो यहां पर उसने अपने राजवैद्य को भेज दिया और आप देखेंगे कि ये जो राजवैद्य है, जो जीवक, इसने एक पुस्तक लिखी थी काश्यप संहिता। काश्यप संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। और ये आखिरी समय तक जो बुद्ध के साथ रहा था। इसके अलावा जो बिंबिसार के द्वारा बहुत सारे जो व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन दिया गया था, वो उसके बारे में सूचना मिलती है कि 18 प्रकार के व्यापार को उसने प्रोत्साहन दिया था। 18 प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन देने का कार्य, 18 प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन देने का काम किया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, हो जाएगा ये। वैसे आज आपको मटेरियल भी मिल जाएगा इसका पूरा, चिंता मत करो।
क्या? एमसीक्यू? एमसीक्यू भी कराएंगे अभी, चिंता मत करो। आगे चलते हैं, आगे चलिए। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए। इसको लिखाना है पहले। आगे बढ़ जाइए, अजात शत्रु पे आ जाइए। क्या? एमसीक्यू? अरे रुक जाओ भाई, एमसीक्यू भी करवाऊंगा। हमारे हिसाब चलोगे, अपने हिसाब चलोगे? आज एमसीक्यू भी कराएंगे, चिंता मत करो। क्या हुआ, 12 बज गया? थक गए क्या? थक गए? कितने लोग थक गए? कितने लोग थक गए हैं? चलो अच्छा, छुट्टी। चलो कल एमसीक्यू, कल एमसीक्यू कराएंगे। इसके बाद क्लास है? इसके बाद क्लास है? नहीं, कल क्लास, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है।